हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल जीएस बाय प्रियंका। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 1 में दिया गया है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक है। पार्ट 2 में दिया गया है सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता के बारे में, जो कि आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक है। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कितने पार्ट्स हैं। तो प्रेजेंट टाइम में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 25 पार्ट्स हैं, लेकिन आपको ये सारे पार्ट याद नहीं रखने, केवल आपको मेजर वाली चीज़ें यहाँ पे याद रखनी है। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट्स को याद करने की ये जो ट्रिक है ये आपको हर जगह मिल जाएगी, और इसकी ट्रिक है यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस टू यूपी टू मीट श्याम एंड राम। यू से हो जाएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो कि आता है पार्ट 1 में, और इसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4। कैन का यहाँ पे जो सी है इससे हो जाएगा सिटीजनशिप, जो कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है। और यहाँ पे जो फ्लाई लिखा हुआ है इसके एफ से हो जाएगा फंडामेंटल राइट्स, और फंडामेंटल राइट्स आते हैं पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि आर्टिकल 12 से 35 तक है। डायरेक्टली के डी से हो जाएगा डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आर्टिकल 36 से 51 तक है। फ्रॉम से हो जाएगा फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4A में आता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें आर्टिकल की, तो आर्टिकल यहाँ पे हो जाएगा 51A। यहाँ पे जो यूएस लिखा है तो इसके यू से हो जाएगा यूनियन गवर्नमेंट, जो कि पार्ट 5 में आता है। एस से यहाँ पे हो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट, जो कि पार्ट 6 में आता है। पार्ट 7 जो है इसको 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिलीट कर दिया गया था। पार्ट 9A में दिया गया है पंचायत के बारे में। पार्ट 9B में दिया गया है म्यूनिसिपैलिटीज के बारे में। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट है वो दिया गया है पार्ट 20 में। इलेक्शन से रिलेटेड चीज़ें दी गई हैं पार्ट 15 में। तो यहाँ पे ये जो ट्रिक है इसको आप देख सकते हैं, और सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं कि कौन सा पार्ट है और उनके आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक हैं। ये चीज़ आपको पीडीएफ में मिल जाएगा, और यहाँ जो ट्रिक लिखी हुई है इसकी हेल्प से आपको ये सारे पार्ट और उनके जो आर्टिकल है वो याद हो जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि एग्जाम में अगर किसी भी पर्टिकुलर चीज़ पे आर्टिकल पूछा होगा तो आप बहुत आसानी से एलिमिनेट कर पाएंगे, अगर आपको ये पता है कि उस पार्ट का आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है। तो ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा, इसको ज़रूर देख लीजिएगा। यहाँ से हम पढ़ेंगे पार्ट 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, और इसका आर्टिकल है आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक। अगर हम यहाँ पे आर्टिकल 1 की बात करें तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो पार्ट 1 है उसमें भी जो पहला आर्टिकल है वहाँ पे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे हमारी कंट्री का नाम दिया हुआ है, इंडिया या भारत दोनों आप यूज कर सकते हैं, इसी वजह से यहाँ पे लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। यहाँ पे जो यूनियन ऑफ स्टेट दिया हुआ है इस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको भी हम आगे समझेंगे। लेकिन इसके पहले आप आर्टिकल पढ़ लीजिए। यहाँ पे जो आर्टिकल 1 का क्लॉज 2 है वहाँ पे लिखा गया है स्टेट्स एंड द टेरिटरीज विल बी स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल। इसका मतलब ये है कि हमारे जो भी स्टेट हैं और जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं उनको लिखा जाएगा फर्स्ट शेड्यूल में, यानी कि उनके जो भी नेम हैं और बाउंड्री डिटेल्स हैं वो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड होंगे, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। आर्टिकल 1 के क्लॉज 3 में लिखा गया है द टेरिटरी ऑफ इंडिया विल कंप्राइज ऑफ, यानी कि इंडिया की टेरिटरी में कौन कौन सी चीज़ें होंगी। सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा द टेरिटरीज ऑफ द स्टेट, और जो भी यूनियन टेरिटरीज हैं। इसके अलावा जो भी टेरिटरीज एक्वायर की जाएंगी वो सभी इंडियन टेरिटरी का पार्ट होंगी। ये है आर्टिकल 1, और इसमें भी 3 क्लॉजेज हैं। इसके बाद हम यहाँ पे समझेंगे कि ये जो यूनियन ऑफ स्टेट है इसका क्या मतलब है। इसको समझने से पहले आपको सिंपल सा एक एग्जाम्पल याद रखना है यूएसए का। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है ये एज अ कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता था पहले। बहुत सारे स्टेट जो हैं उन्होंने एग्रीमेंट करके एक साथ आ करके इसका फॉर्मेशन किया था, लेकिन इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले इंडिया बना था, यानी कि इंडिया एज अ कंट्री एग्जिस्टेंस में आया था। उसके बाद यहाँ पे सारे स्टेट्स जो हैं अलग अलग हुए थे, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है यूनियन ऑफ स्टेट्स। बी आर अम्बेडकर जी ने ये कहा था कि जो इंडियन फेडरेशन है
ये यूनियन है क्योंकि ये इनडिसॉल्वेबल है, यानी कि आप इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते और किसी भी स्टेट को यहाँ पे राइट नहीं है कि वो इंडियन यूनियन से अलग हो जाए। यानी कि कल को अगर हमारा कोई भी स्टेट चाहता है कि वो इंडिया से अलग हो जाए तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमारे आर्टिकल में पहले ही बता दिया गया है कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट, यानी कि हमारे जो स्टेट हैं उनके पास इंडिया से अलग होने की पावर नहीं है। इसके अलावा आपको यूनियन ऑफ इंडिया एंड टेरिटरी ऑफ इंडिया भी देखने को मिलेगा। अब इसमें क्या डिफरेंस होता है, तो अगर हम यूनियन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें केवल स्टेट्स को शामिल किया जाता है जो कि अपनी पावर शेयर करते हैं यूनियन के साथ। लेकिन अगर हम टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करें तो इसमें हम स्टेट को तो शामिल करते ही करते हैं, लेकिन इसके अलावा यहाँ पे हम यूनियन टेरिटरीज को भी शामिल करते हैं और जो भी फ्यूचर में इंडिया टेरिटरी एक्वायर करेगा उसको भी यहाँ पे शामिल किया जाता है। तो सिंपल सा आपको याद रखना है कि ये जो है ब्रॉड टर्म है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 2 के बारे में। आर्टिकल 2 डील करता है एडमिशन और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स, यानी कि अगर पार्लियामेंट चाहे तो वो किसी भी नई टेरिटरी को इंडिया में एडमिट कर सकती है। अगर किसी भी टेरिटरी को इंडिया में शामिल करना है तो आर्टिकल 2 वहाँ पे एप्लीकेबल होगा, और किसी भी नए स्टेट का एस्टैब्लिशमेंट करना है तब भी वहाँ पे आर्टिकल 2 ही एप्लीकेबल होगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम बात करते हैं आर्टिकल 3 की। आर्टिकल 3 में ये लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट अगर चाहे तो वो नए स्टेट्स को बना सकती है, लेकिन कैसे बना सकती है, तो जो भी हमारे एग्जिस्टिंग स्टेट्स हैं, यानी कि पहले से ही इंडिया में जो स्टेट हैं उन्हीं को मर्ज करके ये नया स्टेट बना सकती है, या फिर अगर कोई स्टेट है तो उसको बाइफरकेट करके 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स बना सकती है। यानी कि अगर एग्जिस्टिंग स्टेट्स में चेंजेस करने हैं, अल्टरेशन करना है, तो यहाँ पे आर्टिकल 3 काम में आता है। तो इसमें क्या चीज़ें की जा सकती हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, अल्टरेशन ऑफ एरियाज ऑफ स्टेट, यानी कि किसी भी स्टेट के एरिया को चेंज किया जा सकता है, बाउंड्रीज और नेम्स ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी कि जो भी स्टेट हैं उनके बाउंड्री और नेम को भी चेंज किया जा सकता है। तो ये बात करता है एग्जिस्टिंग स्टेट्स में चेंजेस को लेकर के। अगर हमारे पार्लियामेंट को किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज करना है या फिर डिक्रीज करना है, या फिर किसी भी स्टेट का नाम चेंज करना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर होता है। तो अगर पार्लियामेंट को इंक्रीज या डिक्रीज करना है किसी भी स्टेट के एरिया को, या फिर उनका नेम चेंज करना है, तो इसके लिए 3 स्टेप यहाँ पर होते हैं। पहला स्टेप तो ये होता है कि पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में ये जो बिल है उसको इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, लेकिन एक पॉइंट यहाँ पे आपको नोट करना है कि प्रायर रिकमेंडेशन लेनी पड़ेगी प्रेसिडेंट की। सेकेंड स्टेप यहाँ पे ये होता है कि अगर ऐसा बिल पास किया गया है कि किसी स्टेट का नेम चेंज करना है, तो वो जो बिल है उस स्टेट के पास प्रेसिडेंट के द्वारा भेजा जाएगा। ये एक तरीके का फॉर्मेलिटी होता है, यहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर के पास बिल भेजा जाता है, लेकिन वो माने या ना माने यहाँ पे पार्लियामेंट उसके लिए बाइंडिंग नहीं है। स्टेट के केस में ये जो बिल है वो भेजा जाता है स्टेट लेजिस्लेचर में, लेकिन अगर कोई यूनियन टेरिटरीज है तो इस केस में यहाँ पे सेकंड वाला स्टेप फॉलो नहीं किया जाता। स्टेप 3 में ये होता है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करे या ना करे, पार्लियामेंट इसके लिए बाउंड नहीं होती। सिंपल मेजॉरिटी से इस बिल को पास कर दिया जाता है और स्टेट का नाम या फिर बाउंड्री वहाँ पे चेंज हो जाती है। जब मैंने आपको इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट एक्ट पढ़ाया था कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहाँ पे आपको बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन में कितने तरीके के अमेंडमेंट किए जाते हैं, और वहाँ पे मैंने आपको ये भी बताया था कि सिंपल मेजॉरिटी से अगर किसी भी चीज़ को चेंज किया जा रहा है तो उसको अमेंडमेंट नहीं माना जाता। आर्टिकल 4 में यही लिखा हुआ है कि आर्टिकल 2 या फिर आर्टिकल 3 में अगर कोई भी चेंजेस किए जाते हैं जिससे कि 1st एंड 4th स्केड्यूल में चेंजेस होते हैं, तो यहाँ पे इसको हम अमेंडमेंट नहीं मानेंगे। यानी कि ये जो बिल होते हैं, ये जो चेंजेस होते हैं, ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होते हैं, इसी वजह से इसको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। यही चीज़ लिखा गया है आर्टिकल 4 में। यहाँ पे हमने आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक की सारी चीज़ें डिस्कस की हैं, इसको आप एक बार रिवाइज कर सकते हैं। आर्टिकल 1 में लिखा गया है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट आर्टिकल 2 में दिया गया है। आर्टिकल 3 में दिया गया है कि जो भी एग्जिस्टिंग स्टेट हैं उनका नाम चेंज किया जा सकता है, उनका एरिया चेंज किया जा सकता है और उनकी बाउंड्रीज भी चेंज की जा सकती हैं।
आर्टिकल 4 में लिखा हुआ है कि आर्टिकल 2 एंड 3 में जो भी चेंजेस किए जाएंगे, इसके वजह से स्केड्यूल 1 एंड स्केड्यूल 4 में जो भी चेंजेस होंगे तो ये सिंपल मेजॉरिटी से होते हैं, तो इसको अमेंडमेंट नहीं माना जाएगा। मैंने आपको स्केड्यूल्स के बारे में सारी चीज़ें बताई थी। स्केड्यूल 1 में हमारे स्टेट्स जो हैं और यूनियन टेरिटरीज उनके नेम लिखे हुए हैं, और जो हमारा स्केड्यूल 4 है वहाँ पे ये लिखा हुआ है कि कौन से स्टेट का राज्यसभा में कितना सीट होगा। तो अगर मान लीजिए कोई भी स्टेट है, वहाँ की बाउंड्री चेंज होती है या फिर एरिया चेंज होता है, तो जाहिर सी बात है कि राज्यसभा का जो सीट एलोकेशन है वो भी चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से अगर हम फर्स्ट में चेंजेस करते हैं तो फोर्थ स्केड्यूल में भी चेंजेस हो जाते हैं। यहाँ पे हम सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे जो कि आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस बार इससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पे एक बार आप सारे आर्टिकल देख लीजिए, उसके बाद हम डिटेल में चीज़ें डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 जो है ये हमें बताता है कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पर कौन कौन इंडियन सिटीजन थे। कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि 26 जनवरी 1950 के टाइम पर कौन कौन इंडियन सिटीजन थे, वो हमें पता लगता है आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक। लेकिन कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कौन कौन इंडियन सिटीजन होंगे, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद कौन कौन इंडियन सिटीजन होगा, ये हमें पता चलता है सिटीजनशिप एक्ट 1955 के द्वारा। इसी वजह से जब भी हम सिटीजनशिप के आर्टिकल्स पढ़ते हैं तो उसी के साथ में सिटीजनशिप एक्ट भी पढ़ते हैं जो कि 1955 में आया था। पहले ये डिस्कस करेंगे, उसके बाद सिटीजनशिप एक्ट को भी हम देखेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आर्टिकल 5 की, तो यहाँ पे दिया गया है सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि जब कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था उस टाइम पे कौन कौन इंडियन सिटीजन थे, ये हमें पता चलता है आर्टिकल 5 के द्वारा। आर्टिकल 6 बात करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान, यानी कि पाकिस्तान से इंडिया में जो लोग माइग्रेट किए हैं उनकी सिटीजनशिप के बारे में हमें पता चलता है आर्टिकल 6 के द्वारा। आर्टिकल 7 डील करता है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। इसका मतलब है कि उन लोगों के बारे में यहाँ पे डील किया जाता है जो कि इंडिया से पाकिस्तान में माइग्रेट कर चुके हैं। इसके अलावा आर्टिकल 8 में दिया गया है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन रिजाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस बार, यानी कि वो पर्सन जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं लेकिन इंडिया के बाहर रह रहे हैं, तो उनके सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल 8 में चीज़ें दी गई हैं। आर्टिकल 9 में लिखा हुआ है कि वो पर्सन जो कि अपनी इच्छा से किसी और कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेते हैं तो उनकी इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो खत्म हो जाती है। आर्टिकल 10 में दिया गया है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि इन आर्टिकल्स के द्वारा जो भी सिटीजनशिप के राइट्स हैं वो कंटिन्यूएंस में रहेंगे, यानी कि बने रहेंगे। लेकिन इसका भी एक एक्सेप्शन है कि ये जो राइट्स हैं वो कब तक बने रहेंगे, तो वो दिया गया है आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ, यानी कि पार्लियामेंट जो है ये लॉ बनाएगी और उसके द्वारा ही सिटीजनशिप यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा। अब हम यहाँ पे एक एक करके सारे आर्टिकल्स डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 5 के बारे में। आर्टिकल 5 ये बताता है एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन इंडियन सिटीजन था। तो यहाँ पे बोला गया था कि जो भी पर्सन इंडिया में रह रहा है वो इंडिया का ही नागरिक है। ये तो हो गई पहली कंडीशन कि जो भी पर्सन इंडिया में रह रहे हैं वो इंडिया के नागरिक होंगे। इसके अलावा यहाँ पे 3 कंडीशन और दी जाती है जिसमें से कोई भी एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। तो सबसे पहला कंडीशन यहाँ पे होता है बॉर्न इन इंडिया, यानी कि उनका जन्म इंडिया में ही हुआ हो। दूसरा कंडीशन यहाँ पे होता है ईदर ऑफ द पेरेंट्स आर बॉर्न इन इंडिया, यानी कि जिसके सिटीजनशिप की हम बात कर रहे हैं उनके कोई एक पेरेंट इंडिया में ही बॉर्न होने चाहिए। थर्ड कंडीशन यहाँ पे है ऑर्डिनरी रेजिडेंट फॉर एटलीस्ट 5 ईयर्स, यानी कि इंडिया के ऑर्डिनरी रेजिडेंट रहे हों एटलीस्ट 5 ईयर्स के लिए। लेकिन समझने वाली बात यह है कि आर्टिकल 5 में ये दिया गया है कि एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कौन इंडिया का सिटीजन होगा। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन तो फुलफिल होनी चाहिए कि उनका डोमिसाइल इंडिया में हो, यानी कि वो इंडिया में रह रहे हों। लेकिन यहाँ पे ये जो 3 कंडीशन है इसमें से भी कोई एक कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। आर्टिकल 6 में उन लोगों के सिटीजनशिप के बारे में चीज़ें लिखी गई हैं
जिन्होंने पाकिस्तान से इंडिया में माइग्रेट किया है, दोज हु माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। आर्टिकल 7 में लिखा हुआ है उन लोगों के बारे में जिन्होंने इंडिया से माइग्रेट किया है पाकिस्तान में, उनकी सिटीजनशिप को लेके यहाँ पे सारी चीजें दी गई हैं। नेक्स्ट यहाँ पे है आर्टिकल 8। आर्टिकल 8 में लिखा हुआ है सिटीजनशिप ऑफ इंडियन ओरिजिन रेजाइडिंग आउटसाइड ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन ओरिजिन के वो लोग जो कि इंडिया के बाहर रह रहे हैं, उनसे रिलेटेड सारी चीजें इसमें होंगी। और अगर हम यहाँ पे बात करें आर्टिकल 9 की, तो इसमें लिखा हुआ है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से किसी भी और कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेगा तो इंडिया की सिटीजनशिप अपने आप खत्म हो जाएगी। आर्टिकल 10 में दिया हुआ है कंटिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि नागरिकता से रिलेटेड जो भी राइट्स हैं वो कंटिन्यू रहेंगे। आर्टिकल 11 में लिखा हुआ है कि पार्लियामेंट के पास ये राइट है कि वो सिटीजनशिप को लॉ के द्वारा रेगुलेट कर सकती है। यहाँ से हमने आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक की सारी चीजें डिस्कस की हैं, जो कि ये बताता है कि 26 जनवरी 1950 को कौन कौन इंडियन सिटीजन था। इसके बाद हम देखेंगे कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद कौन कौन इंडियन सिटीजन होगा। वो चीज़ दी गई है हमारे सिटीजनशिप एक्ट 1955 में। हमारा जो इंडियन सिटीजनशिप एक्ट है 1955 का, ये हमें बताता है कि इंडियन सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर किया जा सकता है और इंडियन सिटीजनशिप को कैसे टर्मिनेट यानी कि एंड किया जा सकता है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें एक्वायर करने की, तो 5 तरीके हैं जिनसे कि इंडियन सिटीजनशिप को एक्वायर किया जा सकता है, जिसमें से पहला है यहाँ पर बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन, बाय नेचुरलाइजेशन, बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। एक एक करके इसको हम डिटेल में समझेंगे। अगर हम यहाँ पे बात करें कि इंडियन सिटीजनशिप को कैसे खत्म किया जा सकता है यानी कि टर्मिनेट किया जा सकता है, तो इसके 3 यहाँ पे तरीके हैं। कौन कौन से? पहला यहाँ पे है रिनंसिएशन, दूसरा यहाँ पे हो जाएगा टर्मिनेशन, तीसरा यहाँ पे है डिप्राइवेशन। तो ये 3 रास्ते हैं जिससे कि इंडियन सिटीजनशिप का एंड हो सकता है। इन सारी चीज़ों को यहाँ पे हम देखेंगे। तो अगर हम बात करें कि इंडियन सिटीजनशिप को बाय बर्थ कैसे यहाँ पे एक्वायर किया जा सकता है, तो इसकी यहाँ पे कंडीशन ये है कि कोई भी पर्सन जिसका जन्म 1 जनवरी 1950 से लेकर के 1 जनवरी 1987 के बीच में इंडिया की टेरिटरी पे हुआ है, तो वो माने जाएंगे इंडिया के सिटीजन। ये चीज़ बहुत अच्छे से चल रही थी। यहाँ पे डेट दे दिया गया था कि इतने डेट के बीच में जो भी इंडिया में बॉर्न हुए हैं वो इंडियन सिटीजन होंगे बाय बर्थ। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम आ रही थी कि जो आसपास के जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं वहाँ से बहुत सारे लोग इंडिया में आ जाते थे, जिससे कि उनके किसी भी चाइल्ड का बर्थ होता था तो वो इंडियन सिटीजनशिप बन जाता था। तो इसी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए दोबारा से इसमें अमेंडमेंट किया जाता है। यहाँ पे ये डेट सेट की जाती है कि कोई भी पर्सन अगर 1 जुलाई 1987 के बाद इंडिया में बॉर्न होता है तो उसके ईदर ऑफ पेरेंट्स यानी कि एक पेरेंट्स इंडियन होना चाहिए, तभी उसको इंडियन सिटीजनशिप मिलेगी। अब इससे भी जो प्रॉब्लम थी वो ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे वो यहाँ पर आके शादी कर लेते थे, जिससे कि एक पेरेंट्स तो इंडियन हो जाता था। तो इस वजह से उनके जो भी चाइल्ड होते थे उनको भी इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती थी। तो इसमें फिर यहाँ पे अमेंडमेंट किया जाता है। इसके बाद यहाँ पे ये वाली डेट ऐड की जाती है और ये कहा जाता है कि 3 दिसंबर 2004 के बाद जो भी लोग इंडिया में बॉर्न हुए हैं वो इंडियन सिटीजन तभी कहलाएंगे जब उनका एक पेरेंट इंडियन हो, लेकिन जो दूसरा पेरेंट है वो इलीगल इमिग्रेंट नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको ये सारी डेट्स बिल्कुल भी याद नहीं करनी है, मैं आपको केवल समझाने के लिए इसको बता रही हूँ। आपको केवल ये वाली हेडिंग याद करनी है कि किस तरीके से यहाँ पे सिटीजनशिप दिया जाता है, यानी कि क्या क्या यहाँ पे कानून है सिटीजनशिप एक्ट में। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे सिटीजनशिप बाय डिसेंट, यानी कि डिसेंट के आधार पे कैसे सिटीजनशिप लिया जा सकता है। तो यहाँ पे ये डेट सेट की गई थी कि 26 जनवरी 1950 के बाद अगर किसी को इंडिया का नागरिक बनना है बाय डिसेंट, तो उसके जन्म के टाइम पर उसके फादर जो है इंडियन सिटीजन होने चाहिए। यहाँ पे आप इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा गया था कि सिटीजनशिप बाय डिसेंट तभी मिलेगा जब उसके बर्थ के टाइम पे उनके फादर इंडियन सिटीजन हो।
तो बाद में इसमें ये बोला गया कि अगर उनकी मदर इंडियन सिटीजन होंगी तो यहाँ पे तो जेंडर का डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। तो बाद में 10 दिसंबर 1992 को इसमें चेंजेस किए जाते हैं और ये बोला जाता है कि ईदर ऑफ हिज पेरेंट्स, यानी कि कोई भी पेरेंट्स इंडियन है तो यहाँ पे सिटीजनशिप मिल सकती है बाय डिसेंट। ये सारी चीजें आपको याद नहीं रखनी है। नेक्स्ट यहाँ पे है सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन के द्वारा सिटीजनशिप कैसे लिया जा सकता है। सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन में भी कुछ कंडीशंस दी गई थी। जो भी पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन हैं उनके लिए ये कंडीशन थी कि जब वो अप्लाई कर रहे हों, यानी कि अप्लाई करने से पहले वो 7 साल से इंडिया में रह रहे हों। इफ फॉरेन पर्सन मैरिड टू एन इंडियन, यानी अगर किसी फॉरेन पर्सन ने किसी इंडियन पर्सन से मैरी किया है, शादी किया है, तो उनको रजिस्ट्रेशन के द्वारा यहाँ की सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। तो उनके लिए भी यही कंडीशन थी कि रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन देने से पहले वो 7 साल तक इंडिया में रह रहे हों। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, यानी कि नेचुरलाइजेशन के द्वारा सिटीजनशिप कैसे एक्वायर किया जा सकता है। सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन में 2 कंडीशंस दी गई थी। पहला कंडीशन ये था कि अगर आप एप्लीकेशन दे रहे हैं इंडियन सिटीजनशिप के लिए तो उसके 12 मंथ पहले कंटिन्यूअसली आप इंडिया में रह रहे होने चाहिए। सेकंड कंडीशन यहाँ पे ये दिया गया था कि इन 12 महीने के पहले के जो 14 ईयर्स हैं उसमें या तो आप एटलीस्ट 11 ईयर्स के लिए इंडिया में रह रहे हो या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में जॉब कर रहे हो। यहाँ पे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इसको मैं एक बार आपको फिर से बताती हूँ। यहाँ पे 2 कंडीशंस रखी गई थी। पहली कंडीशन ये थी कि जब आप एप्लीकेशन दे रहे हैं उसके 12 मंथ पहले कंटिन्यूअसली आप इंडिया में रह रहे होने चाहिए। लेकिन दूसरी कंडीशन यहाँ पे ये बोली गई थी कि ये जो 12 मंथ्स हैं इसके 14 ईयर्स पहले से भी आप इंडिया में रह रहे हो या फिर कम से कम 11 ईयर्स के लिए इंडिया में रह रहे हो। इसी 11 ईयर्स को 5 ईयर्स कर दिया गया था सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 के द्वारा। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे है सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, यानी कि अगर हम किसी भी टेरिटरी को इंडिया में शामिल कर रहे हैं तो वहाँ पे कैसे कैसे सिटीजनशिप दिया जाएगा वो सारी चीज़ें इसमें आती हैं। यहाँ पे हमने पढ़ा है कि इंडियन सिटीजनशिप को कैसे एक्वायर किया जा सकता है। इसके बाद आपको यहाँ पे देखना है कि इंडियन सिटीजनशिप को कैसे टर्मिनेट यानी कि एंड किया जाएगा। तो इसको एंड करने के 3 रास्ते हैं जो कि बहुत ज़्यादा सिंपल हैं। सबसे पहला तरीका यहाँ पे है रिनंसिएशन। रिनंसिएशन का मतलब होता है कि कोई भी पर्सन अगर अपनी इच्छा से चाहता है कि वो इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ दे तो वो यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर सकते हैं। इसी को कहा जाता है रिनंसिएशन, यानी कि अगर अपनी इच्छा से कोई भी पर्सन इंडिया की नागरिकता को छोड़ना चाहता है तो वो छोड़ सकता है, वो इस कैटेगरी में आएगा। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन ये भी होती है कि अगर वॉर का टाइम चल रहा है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को रिफ्यूज़ भी कर सकती है। थर्ड यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है कि अगर कोई भी पर्सन अपनी इंडियन सिटीजनशिप को यहाँ पे छोड़ता है तो उनके जो माइनर चाइल्ड होते हैं उनके भी सिटीजनशिप राइट्स खत्म हो जाते हैं। लेकिन अगर वो चाइल्ड 18 ईयर्स का हो जाता है तो फिर से वो इंडियन सिटीजनशिप को क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप, यानी कि अगर कोई भी पर्सन अपनी इच्छा से किसी दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप को एक्वायर कर लेता है तो इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली यहाँ पे खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल उसी तरीके से है। मान लीजिए कि कोई स्कूल है जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं और वहाँ पे आप रिटर्न में ये चीज़ बता देते हैं कि मैं अब स्कूल में नहीं पढ़ूंगा, तो ये आता है रिनंसिएशन की कैटेगरी में। लेकिन अगर आप एक स्कूल में पढ़ रहे हैं और वहाँ से छोड़ करके आपने दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लिया तो इस स्कूल में आपका जो नेम है वो ऑटोमेटिकली कट हो जाएगा। तो ये होता है टर्मिनेशन, यानी कि अगर आपने कहीं और की नागरिकता ली तो इंडिया की जो सिटीजनशिप है वो ऑटोमेटिकली एंड हो जाएगी। थर्ड यहाँ पे है डिप्राइवेशन ऑफ सिटीजनशिप। तो डिप्राइवेशन कब होगा सिटीजनशिप का, उसके लिए यहाँ पे बहुत सारे कंडीशंस दिए गए हैं। सबसे पहली चीज़ यहाँ पे ये है कि अगर किसी ने इंडिया की सिटीजनशिप को फेक डॉक्यूमेंट्स के जरिए हासिल किया है तो उनका सिटीजनशिप यहाँ पे डिप्राइव हो सकता है। नेक्स्ट यहाँ पे है कि अगर इंडिया किसी कंट्री के साथ वॉर में है और अगर उन्होंने उस एनिमी कंट्री की हेल्प की है, कोई भी सीक्रेट रिवील किया है या फिर अनलॉफुल ट्रेड में वो इन्वॉल्व हैं, तब भी इनके सिटीजनशिप को डिप्राइव किया जा सकता है।
यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि अगर किसी पर्सन ने इंडियन सिटीजनशिप को रजिस्ट्रेशन या फिर नेचुरलाइजेशन के द्वारा एक्वायर किया है, लेकिन एक्वायर करने के 5 साल के अंदर अंदर ही अगर उसको मिनिमम 2 इयर्स की जेल हो जाती है, तब भी उसका सिटीजनशिप डिप्राइव हो जाएगा। ये थी आज की वीडियो जहाँ पे हमने पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरी एंड पार्ट 2 यानी कि सिटीजनशिप, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे देखा है। कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड।